बेटी का घर बसने दे। नमस्ते बहन जी, कैसी है आप? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? भाई साहब कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक है। बस जी, हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे। आपका स्नेह और आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। समधन के बाद समधी जी ने भी रमा से फ़ोन पर बात की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुबह सुबह सबसे पहले बहू के माता पिता से शुभकामनाएं मिली तो रमा बहुत खुश हो गई। बहुत सीधी थी रमा, बस ज़रा सा कोई उससे प्यार से बात कर ले तो वो खुश हो जाती थी। चास की बात थी कि वो बहू बेटे के पास आई हुई थी। वो उस शाम को होटल में खाना खाने के लिए गए थे। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी तो रमा बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी है मेरे पास, उनके पहनने का नंबर ही नहीं आता, बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। माँ, आप कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आती है, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना जन्मदिन मना रही है तो एक तोहफा तो बनता ही है ना। श्रुति रमा को बाहों में भरकर बोली। साहिल ने भी श्रुति की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो रमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन में ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे इतने अच्छे समधिन व बहू मिली। रमा को आए काफ़ी दिन हो गए। वो वापस जाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक से एक दिन उसका पैर फिसल गया। उसके बाद से उसे कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच कर बताया कि मसल फुल हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी तो दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। रमा तो बहुत डर गई थी, पर डॉक्टर की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई। श्रुति अब रमा को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूं ही सेवा करते देख रमा उसे ढेरों आशीर्वाद देती। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। रमा उबासी होकर बोली, माँ ये तो आपका ही घर है, अब आप यही रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो आप अकेले होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता। साहिल ने रमा को प्यार से समझाते हुए कहा। श्रुति कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। रमा को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। साहिल और श्रुति किसी काम से बाजार गए तो बेटे अंशु को रमा के पास छोड़ गए। अंशु रमा को परेशान ना करे इसलिए श्रुति उसे अपने मोबाइल में वीडियो गेम लगा कर दे गई। उसने अंशु को फ़ोन थमाते हुए शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका फ़ोन अब अनलॉक है और कोई भी उसके मैसेज देख सकता है। रमा अंशु को लेकर सोफे पर बैठ गई। अंशु मोबाइल में गेम देखकर खुश हो रहा था। रमा समझ रही थी कि बच्चों का इतना देर तक मोबाइल देखना ठीक नहीं, पर क्या करती, बिना मोबाइल के अंशु रोने लगता था। बीच बीच में रमा अंशु का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए उससे बातें करती। अंशु से बात करते करते उसने देखा कि मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। रमा ने कभी भी श्रुति के फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वाले से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी रमा की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सासू माँ की सेवा करते करते बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो इन्हें अपने घर भेज देना, वरना ये सारी ज़िंदगी तेरे लिए मुसीबत बन जाएंगी। ये यहाँ रहेंगे तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। रमा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि श्रुति के मम्मी का मैसेज है। उसे तो अपनी आँख पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बात करने वाले के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो बेचारी सीधी थी, उसे क्या पता कि लोग यहाँ कैसे अलग अलग मुखौटे लगाकर घूमते हैं। फिर उसने श्रुति के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ तेरी तो आफत आ गई, काम करते करते सोचा था थोड़े दिन के लिए आई है तो इनके अच्छे से खातिरदार कर दूँ ताकि अच्छे बनी रहूँ। फिर तो ये अपने घर चली जाएंगी, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होएंगी।
अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यही डेरा डालेंगी। एक तरफ तो उसे समदन ने ये कहा कि उसका प्यार व 7 बच्चों के साथ बना रहे, तो दूसरी ओर अपनी बेटी को ये कहना कि सास को जल्दी से जल्दी अपने घर भेजो। मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास को मुसीबत कहना, इससे भी ज़्यादा दुख रमा को श्रुति के मैसेज पढ़कर हुआ। वो तो सोच रही थी कि बहू उससे कितना प्यार करती है, पर यह तो सब दिखावा निकला, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। समदन और बहू के दोगली बातों ने रमा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसके आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने बहू बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर मन में ये निश्चय कर लिया कि वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी अपने घर चली जाएंगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद फिर समदन का फ़ोन आया तो पहले रमा को लगा कि बात कर ले, फिर उसने सोचा दोगली लोगों से क्या बात करना। उसने फ़ोन काट दिया। रमा के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो साहिल से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर छोड़ा। माँ आपको जल्दी क्या है जाने की, आराम से रहो ना, वैसे भी वहाँ अकेली क्या करूँगी। रोहित अभी बोल ही रहा था कि श्रुति ने उसे धीरे से चुटकी काटी ताकि वो माँ को जाने से रोके नहीं। रमा ने ये देख लिया था। अब तो उसका मन और खराब हो गया। बेटा मैं अकेली रह लूँगी, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकती। रमा श्रुति की ओर देखकर बोली, माँ किसने कहा कि आप बोझ या मुसीबत हो? इसका जवाब तुझे तेरी पत्नी देंगी। रमा की बात सुनकर साहिल श्रुति को गुस्से से देखने लगा। मैंने तो माँ जी से ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रुति अपनी सबाई देते हुए बोली, मुझसे नहीं कहा, पर अपनी माँ से तो कहा था ना। साहिल तुझे मेरी बातें पर यकीन नहीं है तो इसके व्हाट्सएप मैसेज चेक कर ले, सब पता लग जाएगा। तो इसका मतलब आप सबके फ़ोन देखती रहती है? आपको ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्रुति भड़क उठी। जब रमा ने सारा किस्सा बताया तो श्रुति की आंखें शर्म से झुक गई। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। साहिल श्रुति का फ़ोन ले आया और उससे ही अनलॉक करवाया। फिर उसने जब श्रुति और उसकी माँ के मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच गया। श्रुति पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं। मैं या मेरी माँ ने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी माँ बेचारी इतने समय बाद हमारे पास रहने आई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं भी आज ये फैसला लेता हूँ कि यदि मेरी माँ मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम्हारी मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें ये मंजूर हो तो बोलो। साहिल के गुस्से से श्रुति डर गई और रोने लगी। रमा से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। रमा बेचारी तो सीधी थी। बहू को रोते देख उसका मन पिघल गया। उसने बहू को गले लगा लिया, फिर मजाक करते हुए बोली, बहू मेरी बुराइयाँ करनी है तो अपना मोबाइल लॉक करके रखा कर। ये सुनकर श्रुति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहिल ने श्रुति से बात करना बंद कर दिया। रमा ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। श्रुति ने भी साहिल से माफ़ी मांगी और उससे मनाने की कोशिश की, पर साहिल नहीं माना। श्रुति की बातों से उसके दिल पे गहरी चोट पहुंची थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना प्यार करता है वो ही उसकी माँ को मुसीबत कहेंगी। जब श्रुति के मम्मी पापा को इस बात का पता चला कि उनका दामाद उनकी बेटी से बात नहीं करता, उससे बहुत नाराज है, जिसके लिए शायद वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, तब जाकर उन्हें ये बात समझ में आई कि बेटी के घर के मामले में मायके वाले को ज़्यादा दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए। श्रुति के मम्मी पापा श्रुति के घर आए। उन्होंने साहिल और रमा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। साहिल ने भी अपनी नाराज़गी छोड़कर उनसे बात की। उनके जाने के बाद श्रुति से इस शर्त पर बात करना शुरू की कि वो कभी भी रमा के लिए कुछ गलत नहीं कहेंगी। श्रुति के मम्मी पापा ने धीरे धीरे उसके घर आना जाना कम कर दिया। रमा खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, शादी एक खूबसूरत सा बंधन होता है और यह बंधन कुछ समय का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। पर इस बंधन में भी कई बार दरारें पड़नी शुरू हो जाती है
और दरारें कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि पूरा का पूरा रिश्ता ढह जाता है। यह रिश्ता टूटने के होते तो बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है मायके वालों का बेटी के घर में ज़्यादा दखल अंदाजी करना। मैं तो यही कहूँगी कि बेटी के माता पिता उसके ससुराल में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। रोज़ रोज़ उसे फ़ोन करके ससुराल वाले के खिलाफ बातें ना करें, बल्कि उसे सही और उचित मार्गदर्शन दे, जिससे उसका घर बसे और उसका जीवन खुशहाल हो। आपको ये विचार सच में सही लगते हैं तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।